कुछ ही देर बाद बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बैलों के गले में बंधी घंटियों की हल्की आवाज उस सुनसान रास्ते में साफ सुनाई दे रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तक आसपास कहीं न कहीं जानवरों और झींगुरों की आवाजें आ रही थीं, मगर अब पूरा इलाका अजीब तरह की खामोशी में डूब चुका था। न सियारों की आवाज सुनाई दे रही थी, न कुत्तों का भौंकना, यहां तक कि पेड़ों के बीच हर वक्त गूंजने वाली झींगुरों की आवाज भी अचानक गायब हो चुकी थी। जंगल की तरफ फैली हल्की धुंध धीरे धीरे और घनी होती जा रही थी, जिससे रास्ता पहले से ज्यादा धुंधला दिखाई देने लगा था। देख रहा है ना काशी, ये रास्ता इंसानों के चलने लायक भी नहीं लग रहा, और हम लोग पूरी बैलगाड़ी लेकर इसी में घुसे चले जा रहे हैं। जगह जगह गड्ढे हैं, ऊपर से ये अंधेरा अलग। मुझे तो शुरू से ही ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा था। अरे दादा, इतना डरिए मत। थोड़ा कच्चा रास्ता है तो क्या हुआ, धीरे धीरे यही रास्ता आगे जाकर पक्की सड़क में मिल जाएगा। फिर देखना, बैलगाड़ी ऐसे भागेगी जैसे मेले में छूटी हो। तू मजाक कर रहा है, लेकिन सच कहूं तो मेरा मन अभी भी घबरा रहा है। यह आसपास कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है। सुनसान नहीं होगा तो क्या यहाँ बाजा बजेगा? जंगल का रास्ता है दादा, रात में ऐसा ही रहता है। आप बस बैलों को सीधा चलने दीजिए और बेकार की बातें सोचना बंद कीजिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हम सही रास्ते पर नहीं जा रहे। अरे हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप बस हिम्मत रखिए। सुबह होते होते हम देवगढ़ पहुंच जाएंगे और फिर आप खुद बोलोगे कि काशी तू सही कह रहा था। कुछ देर बाद बैलगाड़ी एक सुनसान गांव की सड़क पर पहुंची। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मिट्टी के घरों में कहीं कहीं हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। रोकता हूँ बैलगाड़ी। ज्यादातर दरवाजे बंद। वैसे भी बैल भी थोड़ा आराम कर लेंगे। दूर दूर तक चल उतर, नजर देखते हैं चाय मिलती है कि नहीं। सिर्फ बैलगाड़ी के पहियों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी सड़क के किनारे उन्हें एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी। टपरी के बाहर एक पुरानी लालटेन टंगी हुई थी, जिसकी पीली रोशनी दूर तक फैल रही थी। अंदर एक बूढ़ा चाय वाला चुपचाप स्टूल पर बैठा था। उसके सामने चूल्हे पर केतली छड़ी हुई थी, जिसमें से धीरे धीरे भाप निकल रही थी। पास रखे गिलासों से चाय और जलती लकड़ियों की मिलीजुली खुशबू हवा में फैल रही थी। दादा जरा बैलगाड़ी रोकिए ना, सामने चाय की टपरी दिख रही है। थोड़ा चाय पी लेंगे तो शरीर में भी जान आ जाएगी। वैसे भी इतनी देर से लगातार चल रहे हैं। और हाँ, उस बूढ़े चाय वाले से जंगल वाले रास्ते के बारे में भी पूछ लेंगे, शायद आगे का रास्ता ठीक से बता दे। हाँ, ये बात तो सही कही तूने। वैसे भी गला पूरा सूख गया है। चल, 2 कप गरम चाय मिल जाएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर आगे रास्ता खराब हुआ तो पहले से पता भी चल जाएगा। बस दादा, यही तो कह रहा हूँ। रात में ऐसे रास्तों पर बिना पूछे आगे बढ़ना ठीक नहीं होता। गांव वाले अक्सर शॉर्ट रास्तों के बारे में ज्यादा जानते हैं। जैसे ही दोनों दुकान के पास पहुंचे, लालटेन की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ने लगी। बूढ़ा चाय वाला चुपचाप उन्हें देख रहा था, जबकि चूल्हे में जलती लकड़ियों की हल्की चटकने की आवाज उस खामोश माहौल में साफ सुनाई दे रही थी। क्या चाचा, कैसे हैं? इतनी रात में भी दुकान खुली हुई है आपकी? चलिए, अच्छा हुआ, वरना इस सुनसान रास्ते में कहीं चाय मिलने वाली नहीं थी। जरा 2 कप गरम चाय बना दीजिए, शरीर पूरा थक गया है। क्यों नहीं बाबू, अभी बनाता हूँ। रात में सफर करने वालों के लिए ही तो ये चूल्हा जलता रहता है। बैठो, अभी बढ़िया गरम चाय देता हूँ। लगता है चाचा आपका घर भी यहीं आसपास होगा। इतनी रात तक दुकान संभालना आसान काम नहीं है। हाँ बाबू, यहीं पास के गांव में रहता हूँ। बरसों से यही टपरी चला रहा हूँ। इस रास्ते से जो भी गुजरता है अक्सर यहाँ 2 घड़ी रुक ही जाता है। लेकिन तुम लोग इतनी रात में आखिर जा कहाँ रहे हो? चाचा, हम लोग देवगढ़ जा रहे हैं। माल लेकर निकले हैं, इसलिए जल्दी पहुंचना जरूरी है। सोचा दक्षिण वाले जंगल के रास्ते से निकल जाए तो थोड़ा समय बच जाएगा। अच्छा, तो तुम लोग देवगढ़ जा रहे हो? काफी लंबा सफर है बाबू, खासकर इस समय। चलो, पहले आराम से चाय पी लो। रात के रास्तों में जल्दीबाजी करना ठीक नहीं होता। माधव की बात सुनते ही टपरी में टंगी लालटेन की लौ
अचानक जोर जोर से कांपने लगी। उसकी पीली रोशनी बार बार धीमी होकर फिर तेज हो रही थी। उधर सामने बैठा बूढ़ा चाय वाला भी एक पल में शांत हो गया। अभी तक उसके चेहरे पर जो सामान्य भाव थे वो अचानक गायब हो चुके थे। वह कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए दोनों की तरफ देखता रहा, जैसे माधव की बात सुनकर उसके मन में कोई पुरानी बात ताजा हो गई हो। अरे बाबू, उस जंगल वाले रास्ते से जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? सामने वाली बड़ी सड़क से भी तो जा सकते हो। वहां रात भर गाड़ियां चलती रहती हैं, रास्ता कभी खाली नहीं रहता। हाँ, थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन कम से कम लोगों की आवाजाही तो रहती है। जंगल वाले रास्ते से भोर तक देवगढ़ पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि आदमी सही सलामत वहां तक पहुंच पाए। इसका क्या मतलब हुआ चाचा? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अभी तक तो बिल्कुल सामान्य बात कर रहे थे, लेकिन जंगल का नाम सुनते ही अचानक डराने लगे। आखिर वहां ऐसा क्या है? बाबू, रात में ऐसी बातों पर ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं माना जाता। गांव वाले तो दिन में भी उस रास्ते से अकेले जाने से बचते हैं। पिछले कुछ सालों से वो रास्ता लगभग सुनसान पड़ा है। लोग धीरे धीरे उधर जाना छोड़ चुके हैं। देखा काशी, मैं पहले से ही कह रहा था ना कि उस रास्ते के बारे में बहुत अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। चाचा, साफ साफ बताइए आखिर मामला क्या है? अब तो मेरा मन और ज्यादा घबरा रहा है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता बाबू, बस इतना याद रखना, जंगल पार करने के बाद सड़क किनारे एक बड़ा हनुमान मंदिर पड़ेगा। किसी तरह वहां तक पहुंच गए तो समझो सबसे बड़ा खतरा पीछे छूट गया। दादा, अब तो सच में आपकी बातें सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े होने लगे हैं, लेकिन अब वापस लौटना भी आसान नहीं है। चाय खत्म करने के बाद माधव और काशी धीरे धीरे बैलगाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तभी पीछे बैठे बूढ़े चाय वाले ने उनकी तरफ हाथ उठाकर उनकी यात्रा के लिए शुभकामना दी। भगवान करे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो और तुम दोनों सही सलामत अपने ठिकाने तक पहुंच जाओ। रास्ता लंबा है, इसलिए संभल कर जाना। रात में जंगल का मिजाज कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। उसकी नजरें कुछ पल तक दोनों पर टिकी रहीं, जैसे वह उन्हें जाते हुए चुपचाप देखना चाहता हो। माधव पलटकर कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन काशी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे चुप करा दिया और बिना रोके आगे बढ़ता रहा। दादा, अब इतना मत सोचिए। डरते रहेंगे तो रात यहीं निकल जाएगी। चलिए जल्दी बैलगाड़ी बढ़ाइए, जितनी जल्दी जंगल पार होगा उतना अच्छा रहेगा। वो चाचा भी बस पुरानी बातें सुनाकर हमें और डरा रहे थे। हम लोग आराम से निकल जाएंगे। आप बस मन मजबूत रखिए और बैलों को आगे बढ़ने दीजिए। सच तो यह था कि बूढ़े की बातें सुनकर काशी के मन में भी डर बैठ चुका था, मगर उसने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर माधव को उसके डर का एहसास हो गया तो वह जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़ने से साफ मना कर देगा। कुछ ही देर बाद बैलगाड़ी फिर से चल पड़ी। रात अब काफी गहरी हो चुकी थी और करीब 11 बज रहे थे। रास्ता धीरे धीरे जंगल के अंदर दाखिल होने लगा। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरे में ऐसे खड़े थे जैसे चुपचाप रास्ते को घेर कर देख रहे हों। बैलों के कदमों और पहियों की चरमराहट के अलावा वहां और कोई आवाज नहीं थी। अरे ओ काशी, जरा समय तो देख, आधी रात होने वाली है। ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर यहां से देवगढ़ अभी कितना दूर होगा? ज्यादा नहीं दादा, अगर बैलगाड़ी ऐसे ही चलती रही ना तो करीब 5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। सुबह होने तक देवगढ़ सामने होगा, बस थोड़ा और हिम्मत रखिए। पता नहीं क्यों, लेकिन इस रास्ते में आते ही मन और ज्यादा बेचैन होने लगा है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा है कि अपनी आवाज भी अजीब लग रही है। हाँ, बस बजरंग बली हमारी रक्षा करे। किसी तरह ये रात कट जाए और हम सही सलामत देवगढ़ पहुंच जाए। अरे दादा, फिर शुरू हो गए। बस रास्ते पर ध्यान रखिए। रात है इसलिए सब कुछ अलग लग रहा है। सुबह होते ही यही जंगल बिल्कुल सामान्य दिखाई देगा। कुछ नहीं होगा दादा, बजरंग बली का नाम लेते रहिए
और बैलों को चलते रहने दीजिए। डर को सिर पर चढ़ा लोगे ना तो हर पेड़ भी भूत जैसा दिखने लगेगा। कुछ दूर तक लगातार चलते रहने के बाद काशी को हल्की झपकी आ गई। बैलगाड़ी धीरे धीरे सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ती रही। तभी अचानक माधव ने बैलों की